हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथवे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एच मेंस 2024 एग्जाम के पेपर GS2 की, और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का पेपर आया था, अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। और साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर का लेवल किस तरह का है, क्या कोई चेंज हमें दिखाई दे रहा है मेंस के एग्जामिनेशन में। और इसके साथ हम बात करेंगे कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जब हम मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो जनरल स्टडीज को लेकर हमारी क्या अप्रोच हो सकती है। स्पेशली हम ज़्यादा फोकस करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 के बारे में, कि क्या सिलेबस है और किस तरह से तैयारी की जा सकती है, और अभी जो पेपर है वो किस तरह से उसको हम बेस बनाकर जो है 2025 की तैयारी को आगे परसू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2। तो ये जो पेपर आप देख सकते हैं ये GS2 का पेपर है, और GS2 आपको मालूम है कि इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर है। तो इसके अलावा इसमें HPGK की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिटी और गवर्नेंस वाले टॉपिक भी इसमें कवर्ड होते हैं। तो अगर सिलेबस की बात करें तो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नेंस के टॉपिक होते हैं वो GS2 के पेपर में आते हैं। तो मेंस के पेपर जैसे जनरल स्टडीज के आपको मालूम ही होंगे कि तीन पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3। तो ये दूसरा पेपर है। मेंस के जनरल स्टडीज के तीनों पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं। तो ये पेपर भी आपका 200 मार्क्स का था। और टाइम ड्यूरेशन जैसे एग्जाम में रहती है तो 3 आवर की टाइम ड्यूरेशन होती है। तीनों पेपर आपको अलग अलग डे में जब एग्जाम आपका होता है तो 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर करना होता है। इस बार का जो एग्जामिनेशन मेंस का हुआ है उसमें एक नया चेंज HPPSC की तरफ से किया गया। जैसे पहले टोटल GS के हर पेपर में 28 क्वेश्चन आते थे, तो इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रिड्यूस हो गए हैं। पहले टोटल 28 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब क्वेश्चन जो है 20 पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो ब्रेकअप है अब चेंज हो गया है। टू टाइप के क्वेश्चंस GS में आते हैं। एक जिसमें कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, दूसरा जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले ये जो ब्रेकअप ऑफ मार्क्स था ये 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, और टोटल 28 क्वेश्चन थे। अब जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस HPPSC ने इस बार किया है इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 20 होते हैं। और एलोकेशन ऑफ जो मार्क्स आपका रहता है वो 8 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कमीशन की तरफ से स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइंस होती है कि जो वर्ड लिमिट है, हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट दी होती है। तो ये जो पूरा पेपर है ये 2 सेगमेंट में बटा है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 8 मार्क्स के हैं, जिसमें कि वर्ड लिमिट आपकी 150 वर्ड्स की है। और हर क्वेश्चन के लिए 8 मार्क एलोकेट किया गया है। दूसरे आगे का जो 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 12 मार्क्स के हैं, और उसमें भी आपकी टोटल 10 क्वेश्चन है। तो इस तरह से टोटल GS2 के पेपर में 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूरा पेपर आपको जो है वो आपको 3 आवर्स में करना होता है। अब सबसे पहले थोड़ा हम जनरल एक ओवरव्यू करते हैं कि GS2 की अप्रोच क्या होनी चाहिए। और GS2 जो पेपर होता है उसमें मार्क्स किस तरह से एलोकेट होते हैं, या क्या ज़्यादा नंबर आते हैं, या स्कोर सबके मॉडरेट रहते हैं, या कम स्कोर इस ये जो पेपर आपका रहता है GS2 का, इसमें किस तरह के मार्क्स एलोकेट इवेल्यूएटर के द्वारा किए जाते हैं। तो यदि हम जनरल स्टडीज के तीनों पेपर की बात करें, GS1 2, GS1 2 और 3 की, तो तीनों में से जनरल स्टडीज 3 जो पेपर आपका रहता है जो कि करंट इकोनॉमी और एनवायरनमेंट वाले सेगमेंट उसमें पूछे जाते हैं, तो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर आपका GS3 रहता है। और GS2 का जो पेपर है ये भी अच्छा खासा स्कोर इसमें किया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी की पॉलिटी पे, गवर्नेंस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे अच्छी पकड़ है तो एक बहुत अच्छा स्कोर आपका GS2 में किया जा सकता है। तो GS2 एक ऐसा एरिया जनरल स्टडीज के भीतर है जहां एस्पिरेंट जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे इनका ओवरऑल जो एग्रीगेट आपका स्कोर बनता है मेंस एग्जामिनेशन में, उसमें आप अच्छा खासा जो है स्कोर GS2 के द्वारा कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए GS2 एग्जाम की। तो सबसे बड़ा जो चंक है इस एग्जामिनेशन में वो चंक आपका रहता है पॉलिटी वाले सेगमेंट का। और इंडियन पॉलिटी अगर
के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर किसी ने अच्छे तरीके से कवर किए हैं तो निश्चित तौर पे इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगर 1 डेढ़ साल में जो चीज़ें रिसेंट अभी हो रही है इंटरनेशनल एरिना में, जो कुछ भारत की पॉलिसी और इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें इंडिया के किस तरह के रिलेशनशिप से और भारत का क्या रोल है, अगर इस कंटेक्स्ट में प्रिपरेशन किया जाए तो निश्चित तौर पे जो GS2 का इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट होता है उसमें भी एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। कम टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पॉलिटी और गवर्नेंस कंपैरेटिवली एक छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है। और उसमें भी जनरली अगर आप देखें तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर अच्छी तैयारी की जाए, अगर अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी और गवर्नेंस को लेकर, तो निश्चित तौर पे ये जो पार्ट आपका होता है इस पार्ट में भी एक अच्छा स्कोर, इस पार्ट में भी एक अच्छा स्कोर होने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो कुल मिला के ये जो पूरा पेपर आपका रहता है जनरल स्टडीज टू का, एक अच्छा खासा खासे मार्क्स आपके जनरल स्टडीज टू में आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार का जो पेपर आपका GS2 का हुआ है उसमें क्या हुआ है, किस तरह का ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। देखो, इससे पहले जो भी पेपर अभी 2017 से 2023 तक के जो पेपर इससे पहले हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो जनरल स्टडीज टू, जो इंडियन जनरल स्टडीज टू का जो पेपर है उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। अगर हम बात करें पॉलिटी की, गवर्नेंस की, HP वाले पार्ट की और इंटरनेशनल रिलेशंस की भी, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए स्कोप बहुत ही कम था। लेकिन अब हमें रीसेंट ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है, जो अभी 2024 का जो पेपर अभी हुआ है उसमें देखने को मिल रहा है कि एनालिटिकल क्वेश्चन का स्कोप थोड़ा सा बढ़ रहा है। साथ में करंट जो इश्यूज हैं, करंट जो टॉपिक है वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चाहे करंट टॉपिक्स हो, करंट इश्यूज हो, उनकी ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिल रही है GS2 के पेपर में। तो अब जो तैयारी जिनको 2025 और 2026 को लेकर करनी है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो करंट जो भी इश्यूज हैं, करंट जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। आप सीधा सीधा देखेंगे इस वाले पेपर में, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि इस बार के 2024 के इलेक्शन में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था अपने आप में। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे जो सीधे सीधे जो है GS2 के एग्जाम में, मेंस एग्जामिनेशन में जो GS का जो आपका पेपर टू है उसमें सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो उसी तरीके से हमारी तैयारी की अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए GS2 को लेकर। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलिटी की तैयारी, तो आपको पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, वो तो बेसिक तैयारी, बेसिक प्रिपरेशन है। इसके साथ साथ जो करंट डेवलपमेंट है गवर्नेंस पॉलिटी को लेकर, उस पे भी एक अच्छी खासी पकड़ की आवश्यकता अब एग्जामिनेशन में होनी बहुत ज़रूरी है। तभी जाके जो है इस पेपर में एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बाकी अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ में पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय आपको जो है फ्रेम ऑफ माइंड, जो है वे ऑफ थिंकिंग और जो इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट है उसको आप कैसे साथ लेके चल सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस होगा। तो अल्टीमेटली हम बात यही करेंगे कि पेपर कैसा था, ट्रेंड कैसा है, साथ में एक आपके लिए एक इंसाइट है कि जो जिनको अभी 2025 के पेपर में बैठना है उनको किस तरह से तैयारी करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, तो ये पेपर जो आपका रहता है इसमें कि 20 क्वेश्चन होते हैं, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में वो क्वालिफाई करने के लिए पहली जो एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो होती है अटेम्पटेशन की। अगर अटेम्पटेशन अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि स्कोर आपका नहीं आएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यही कोशिश करनी पड़ती है कि जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिले हैं, जो आपका प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है जो कि 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने एक आंसर राइटिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो, क्योंकि सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके इससे पहले अगर आपने आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की है तो बहुत सारी मुश्किलें हो जाती है और पहली बात की जो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि
जो करंट मुद्दे हैं उन मुद्दों पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, जो एटलीस्ट 1 1.5 साल से न्यूज में रहे हैं, उसके बारे में अपने आपकी व्यू पॉइंट्स हो। जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार के पेपर में आपको एनालिटिकल थिंकिंग और अपने व्यू पॉइंट, अपने हर क्वेश्चन में व्यू पॉइंट के लिए स्कोप आपको मिलेगा। ये तभी हो सकता है कि जब आपने एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपने इन डेप्थ में तैयारी की और करंट जो कुछ भी देश के भीतर, देश के भीतर में घटित हुआ है उस पर आपने बहुत अच्छे से आपकी पूरी पकड़ हो। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ वर्ड लिमिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्ड लिमिट आपके पास 150 वर्ड्स है। तो जो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 150 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। और मार्क्स बात करेंगे तो यहाँ जो ये क्वेश्चन आपके पास 10 क्वेश्चन है, ये आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क मिलेगा। तो ये है पेपर का एक ओवरऑल सिनेरियो। अच्छा, अब ये जो मेंस के पेपर होते हैं इसमें रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते कि वंस जो आपके आंसर है उसमें कोई आप ऑब्जेक्शन जो है फाइल नहीं कर सकते। तो जो भी आप लिख के एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं वही आपका फाइनल आंसर है, और उसी के बेस पे जो आपको नंबर मिलते हैं उसमें सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन। चलिए तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इज वर्ड सोशलिस्टिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट इन प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स। तो पहला क्वेश्चन भी आप देखेंगे ये बिल्कुल करंट चीज़ों को समाहित किए हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको लास्ट जो जनरल स्टडी 1 का पेपर डिस्कशन हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मेंस के लिए एक और एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप क्वेश्चन सही तरीके से समझ सकते हैं तो आंसर की का जो आपका डायरेक्शंस है उसी डायरेक्शन में आपका आंसर होगा। तो निश्चित तौर पर आपका जो आंसर है उसमें आप सही तरीके से लिखेंगे और आपको मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, इज वर्ड सोशलिस्टिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट इन प्रेजेंट डे ऑफ पॉलिटिक्स। तो सीधा है कि सोशलिस्टिक वर्ड यहाँ इन्होंने लिया है और जो कि आपको बताया कि प्रियम्बल में है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो सोशलिस्टिक वर्ड जो प्रियम्बल में है, जो कि आपको मालूम है कि 42nd अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, जिसके द्वारा सोशलिस्ट वर्ड जो उसमें जोड़ा गया। तो ये जो वर्ड प्रियम्बल में है क्या इसकी रेलिवेंस है प्रेजेंट डे में, मतलब आज की जो राजनीति भारत में चल रही है, जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है उसमें क्या इसकी प्रासंगिकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जनरली ये सीधा सवाल जो है आपसे ओपिनियन लिया गया है, और जनरली जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसमें आपका आंसर हमेशा ही अफर्मेटिव सेंस में होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ भी हमारे जब आप आंसर लिखने की शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ ही अफर्मेटिव लाइन पे इसकी आप शुरू करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि सोशलिस्टिक जो वर्ड है इसकी क्या रेलिवेंस है, तो निश्चित तौर पे रेलिवेंस है। तो यहीं से आपकी शुरुआत होगी। अब कैसे, पहले हम सोशलिस्टिक वर्ड का मीनिंग पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है। सोशलिस्टिक का मतलब होता है कि वी वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर देयर इज अ सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन। वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, where a society where equitable distribution of resources and access of essentials to everyone। तो निश्चित तौर पर ये तो है ही, क्योंकि अ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडियन पॉलिटी का, जो अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी वांट टू इंश्योर सोशलिस्टिक सोसाइटी, जहां हर व्यक्ति के पास जो है रिसोर्सेज हो और उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। तो इसी सेंस में आपका ये आंसर होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, discuss about the merits and demerits of one nation, one election system in India. So this is one of the most debated topic in last 1 year in our nation। और आपको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, रामनाथ रामनाथ कोविंद कमेटी। और उस कमेटी की रिकमेंडेशन आई है और लंबे टाइम से डिबेट चल रही है भारत में। हालांकि उस कमेटी
को फॉर्म करने से पहले भी ये बहुत लंबे टाइम से डिबेट रही है कि क्यों ना जो देश है वो वन नेशन वन इलेक्शन के मोड पे चला जाए। यानी कि जो हमारे देश में अलग अलग स्टेट के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते रहते हैं और लोकसभा का चुनाव अलग टाइम पे होता है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ही साथ जो है पूरे देश के चुनाव करवाए जाएं। असेंबली और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है उसको सेम टाइम पे करवाया जाए। तो ये टॉपिक निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना केवल अभी 2024 में जो आपका क्वेश्चन आया है अभी इस साल के लिए रेलिवेंस था, लेकिन अभी 2025 में जिनको आगे अटेम्प्ट देना है या जिनको लाइट एग्जाम में बैठना है मेंस में, तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन जो है ऐसे की फॉर्म में भी आ सकता है। मतलब इस रूढ़ी नहीं कि आपको पॉलिटी में ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो हो सकता है कि ऐसे जो है ऐसे का पेपर जो आपका रहता है वहाँ भी क्वेश्चन आ जाए। और जैसे आपको बताया कि नायब तहसीलदार का पेपर होता है तो वहां भी आपको कैसे लिखने को आता है, तो वहां भी क्वेश्चन आ सकता है। तो निश्चित तौर पे ये तो टॉपिक आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर होके एग्जाम में जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे गए हैं, तो आपके आंसर में हमेशा बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें पूछी गई हैं, मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपको दोनों पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। पहले आपको मेरिट्स बतानी पड़ेगी, फिर आपको डीमेरिट्स बतानी पड़ेगी। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ डिस्कस करने को कहा गया है। तो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब कुछ और है, लेकिन डिस्कस जैसा है वैसे ही आपको अपने व्यूज बताने, बाकी इसको आपको आप अपना जो व्यू पॉइंट है कंक्लूजन में वो देना यहाँ आवश्यक नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया है, तो मेरिट्स में हम बात करेंगे। जैसे जनरली आप पता ही होगा आपको कि कॉस्ट एफिशिएंसी की बात हो रही है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलेक्शन करवाना, पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाना, फिर अलग अलग स्टेट के इलेक्शन करवाना। तो ये एक्सपेंडिचर जो हमारा स्टेट एक्सचेकर है उस पर बहुत बड़ा एक अपने आप में बर्डन रहता है, फाइनेंशियल बर्डन है ये। तो एक तर्क ये भी इसके पीछे है कि जो इससे कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाएगी अगर वन टाइम में सारा इलेक्शन करवाया जाएगा, तो जो फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट का है उसको हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसनेस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, तो इलेक्शन में जो इलेक्शन मशीनरी होती है उसका डिप्लॉयमेंट होता है। और इलेक्शन मशीनरी का भी आपको नंबर ऑफ जो पर्सनल डिप्लॉयड होते हैं उसमें भी एक एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, प्लस आपका लॉजिस्टिक्स है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको पता है कि कई बार इलेक्शन में जो पर्सनल है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसनेस जो है वो भी इसके मेरिट में एक पॉइंट हम बना सकते हैं कि उससे भी कहीं ना कहीं जो अगर फ्रिक्वेंट इलेक्शन होंगे तो उससे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसनेस भी इसमें पॉइंट आप डाल सकते हैं। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वोटर एंगेजमेंट है। ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में पॉइंट है कि अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होंगे, तो वोटर्स के लिए भी एक बड़ा वो रहता है कहीं ना कहीं। तो वोटर के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा वो रहता है कि इनकन्वीनियंट रहता है। अगर वन टाइम में सारे इलेक्शन वन टाइम में अगर एक ही इलेक्शन होगा, स्टेट और असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे, तो वोटर एंगेजमेंट्स भी होगा। नहीं तो जनरली आप देखते हैं कि हमारे वोटिंग टर्नआउट्स जो रहते हैं अलग अलग इलेक्शंस में 60 70 इससे ऊपर, तो बहुत रेयर होता है कि वोटिंग हो। उसके पीछे की वजह ये होती है कि कुछ अब लगातार इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो कुछ लोग बाहर भी काम करते हैं उनको वापस आना और फिर वो वोटिंग करना, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहता है। तो एक वोटर एंगेजमेंट्स भी इसमें, जो वोटर की एक फ्रस्ट्रेशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर एक ही टाइम में इलेक्शन होगा तो इसमें वोटर में एंथुजियाज्म होगा और वोटर जो पार्टिसिपेशन है वो उसमें बढ़ेगा। डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें बात कर सकते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फेडरलिज्म के जो कंसर्न्स हैं वो एक बहुत बड़ा इशू अपने आप में है। अ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेट इलेक्शन होते हैं वो स्टेट मुद्दों पे लड़े जाते हैं, जो रीजनल इश्यूज होते हैं। और जो नेशनल इलेक्शन हमारा होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है, वो नेशनल एजेंडा होता है, नेशनल इश्यूज होते हैं, उस पर लड़ा जाता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है जो स्टेट के मुद्दे हैं वो ओवरशैडो हो जाएंगे उस पे जो नेशनल इश्यूज है। तो पूरा का पूरा इलेक्शन जो है सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि नेशनल इश्यूज पे ही ये पूरा इलेक्शन जो है हो जाएगा। तो एक वो भी एक कंसर्न है, जिससे कि लोकल इश्यूज के डाइल्यूट होने की ज़्यादा संभावना है। और उसमें जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है
हो सकता है वो भी मिनिमाइज हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट हो सकता है। डिसरप्शन ऑफ लोकल गवर्नेंस, तो ये भी एक पॉइंट, ये मैंने हालांकि फेडरलिज्म कंसर्न में ही इसको एक्सप्लेन कर दिया। और इनफ्लेक्सिबिलिटी भी एक पॉइंट हो सकता है इसमें। पॉइंट ये कि अगर माना कि मिड टर्म इलेक्शन हो गया, जैसे अगर आपको बताया कि जो लोकसभा का चुनाव 5 साल के लिए होता है, अगर उससे पहले ही 5 साल से पहले अगर सरकार गिर जाती है, मिड टर्म इलेक्शन हो गया, या कहीं बीच में स्टेट में मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, आपको पता है कि बहुत सारी स्टेट्स में एंटी डिफेक्शन के कारण या मतलब कॉलिशन गवर्नमेंट के कारण अगर सरकार इनस्टेबल हो जाती है, और आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाएगा स्टेट के भीतर में भी, तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें डीमेरिट है कि उसको फिर किस तरीके से उस इशू को जो देखा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट है, बाकी इसमें बहुत सारे पॉइंट और भी बनाए जा सकते हैं। तो लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी 1-2 साल तक तो ये एग्जाम में बिल्कुल रहना ही रहना है, और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी ही रहेगी। और हो सकता है कि ये ऐसे में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। अब आगे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये गवर्नेंस, और ये प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन है। प्रेशर ग्रुप्स से क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो क्वेश्चन क्या है, द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज वेराइड एंड मैनीफोल्ड, एक्सप्लेन। तो यहाँ एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया है। मतलब आपको सिर्फ उन्हीं का जो जो उन्होंने कहा है उसको आपने वैलिडेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्या है, द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज वेराइड एंड मैनीफोल्ड, एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज होती हैं, उनका रोल है मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में वो वेराइड है और मैनीफोल्ड है। आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो मतलब कैसे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी डेमोक्रेसी को रिच करती है, या कैसे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमारी जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, या उनका क्या रोल है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आपको बताना है। तो जनरली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स आने की संभावना होती है, तो शर्त है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनको हमेशा पॉइंट फॉर्म में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ पॉइंट हो सकते हैं, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। तो जाहिर सी बात है कि जो पब्लिक इश्यूज और पब्लिक जो कंसर्न्स हैं उसमें वो एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और एक पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब सरकार पे कई बार प्रेशर क्रिएट करने का काम भी करते हैं, जो कि पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। और उससे कहीं ना कहीं जो इश्यूज है, पीपल इश्यूज हैं, वो एक फोकस एरिया बनता है गवर्नमेंट का भी। दूसरे आगे हम बात करें कि सर्विस डिलीवरी, तो ये भी सेकंड पॉइंट इसमें हम जो जोड़ सकते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है अलग अलग तरह की सर्विसेज डिलीवरी में होती है, जैसे हेल्पेज इंडिया है। आप और भी बहुत सारे नाम है इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो कोई हेल्थ केयर में काम कर रही है, कोई एजुकेशन में है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग में, तो ये भी पॉइंट हो सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो कैपेसिटी बिल्डिंग तो है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकल लोगों की जो स्किल्स एनहांसमेंट कर रही है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, उनके जो अवेयरनेस के इश्यूज हैं, उनके जो लाइवलीहुड के इश्यूज हैं, उसमें भी वो कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है। रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस, और ये तो है ही है कि R&D में काम करती है बहुत ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि सरकार को वो रिकमेंड करती है। एक थॉट स्कूल के रूप में भी ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है, जो एनजीओज होती हैं। डिजास्टर रिस्पॉन्स और रिकवरी, तो आपको बताइए कि हमारे देश में डिजास्टर अलग अलग टाइम में अलग अलग पूरे भारत में होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है डिजास्टर रिस्पॉन्स और रिकवरी और रिहैबिलिटेशन में एक बहुत असेंशियल रोल रहता है। तो ये सारे पॉइंट इसमें डाले जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस इन इंडिया। अब देखिए ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पहले हिमाचल में कभी नहीं एग्जाम में आते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं आप। तो ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी से लिया गया है, और पॉलिटी प्लस गवर्नेंस इसको आप कह सकते हैं। और ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमीशन, रिफॉर्म कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशंस पूछी गई है एथिक्स इन गवर्नेंस के बारे में। तो ये बिल्कुल सीधा सवाल है, इसमें टू द पॉइंट आपको अपने पॉइंट्स बताने हैं। और आपको बताया कि ये 2005 में ये जो
सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसको फॉर्म किया गया था। अब इसमें क्या है, इसमें तो देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सीधे आपको पॉइंट लिखने ही है, अपने पॉइंट बताने ही है। तो चलिए डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबल इसका आंसर हो सकता है। कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स किसके लिए? जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स हो। अब कोड ऑफ एथिक्स होगा तो उससे कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो डिसीजन मेकिंग है वो अपहोल्ड होता है। उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी आती है। कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में आपको पता है कि ट्रेनिंग है, रिफ्रेशर्स हैं, मतलब वो सारी चीज़ें करके जो है कहीं ना कहीं अगर एथिकल जो डायलेमा है कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा उसको इरेडिकेट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, पॉइंट जोड़ा जा सकता है कि क्या मतलब ये सारी जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल टू द पॉइंट है, किसी कमीशन की रिकमेंडेशन है, तो इसमें जो जैसे पॉइंट है उसको आपको वैसे ही इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है वो एनकरेज करना पड़ेगा, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा आपको कि अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर करता है तो वो इम्यून हो, है ना, ताकि विदाउट फियर जो है, जो कहीं करप्शन को लेकर जो वॉइसेस वोकल होती है उसको हम अपहोल्ड कर सकें, और इससे भी कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। सिटीजन पार्टिसिपेशन है, ये इनक्रेज करना बड़ा ज़रूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज में जो प्रमोशंस हैं, और जो प्रमोशंस है वो बेसिकली सीनियोरिटी बेसिस पे होते हैं। तो एक नया आइडिया ये है कि गवर्नेंस तभी आप दुरुस्त कर सकते हैं कि जहां अच्छे काम को रिवार्ड किया जाए। तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे प्रमोशंस हो, मतलब वहाँ इवेल्युएशन, जो प्रमोशन आपकी है वो उसमें बेसिकली सीनियोरिटी के साथ साथ जो है परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जिससे कि गवर्नेंस में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे, डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट्स विच हैव बीन मेड फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये कंपैरेटिवली एक आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एफर्ट्स अभी तक किए गए हैं, मतलब जो अलग अलग एफर्ट्स हो रहे हैं चिल्ड्रन के वेलफेयर को लेकर, आपने उनको बताना है। तो क्या क्या इनिशिएटिव सरकार की तरफ से हैं चिल्ड्रन के वेलफेयर को लेकर। इसमें एक तो नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड चिल्ड्रन है 2013। इसमें ये पॉलिसी बात करती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे जो चिल्ड्रन का हो सकता है। दूसरा आईसीडीएस है 1975 का, जिसमें भी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हुई है, प्री स्कूलिंग से लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन तक, हेल्थ सर्विसेज है, माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है। तो इसमें भी एक ओवरऑल चाइल्ड का जो एक डेवलपमेंट है, नर्चरिंग है, उस पे पूरा उस पे बात की गई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, जिसके द्वारा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन है 6 to 14 ईयर के बीच में। मिड डे मील स्कीम है, जिससे कि आपको पता है कि ये भी, इसके भी लिटरेसी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उसको हम रोकें। प्लस जो एजुकेशन या स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे पेरेंट्स, उनके बच्चे स्कूल जाएं, उनके लिए मिड डे मील, उनके लिए फूड का इंतजाम भी स्कूल में ही। तो और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जैसे, और ये सारे स्टेप्स हैं जो सरकार अभी कर रही है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डिस्कस अबाउट इंडियाज रोल इन बिम्स्टेक टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन इन द रीजन। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो अब इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा गया है, फॉरेन पॉलिसी से पूछा गया है। अब यहाँ जब भी आईआर की तैयारी करनी है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर गवर्नमेंट का एक फोकस एरिया होता है। तो अब 2014 ऑनवर्ड जो सरकार अभी, जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसके बाद जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी में वो आपको क्लियर दिमाग करना पड़ेगा। और 1 1.5 साल में सरकार किस तरह से फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन मैटर को डील कर रही है, क्या थीम लाइंस है, किन थीम पे सरकार काम कर रही है, वो बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। जैसे बिम्स्टैक का यहाँ रोल पूछा गया है जी, मतलब बिम्स्टैक में जो इंडिया का रोल क्या है, तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है।
तो पहले तो क्लियरली आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता होना चाहिए, जैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो मतलब ये जो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है उसके साथ लगने वाली कंट्री है, उसमें भारत भी है। तो भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है, किस तरह से मतलब इंडिया का रोल बिम्स्टेक में हो सकता है जिससे कि रीजन में डेवलपमेंट और कॉपरेशन बढ़े। तो ये जनरली इसमें ट्रेड एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, कल्चरल एक्सचेंज एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है जो आप डाल सकते हैं अपने आंसर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, काउंटर टेररिज्म है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, तो ये सारे पॉइंट आप डाल के आपका आंसर बेटर हो सकता है। व्हाट इज क्वाड एग्जामिन इंडियाज रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू इट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ क्वाड में भी मतलब भारत के रोल, इंडिया का रोल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी नया एरिया है, नई थीम्स है इंटरनेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। तो क्लियरली ये तभी संभव होगा जब आपने एक 1.5 साल का जो कैलेंडर ईयर है उस मतलब 1 साल 1.5 साल में जो चीज़ें नई हुई है इंटरनेशनल एरिना में भी, और इंडिया का रोल जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में है, उस कॉन्टेक्स्ट को आपने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया है। तो इसमें भी पैसिफिक रीजन के बारे में बात हो रही है कि पैसिफिक रीजन में जो है वो भारत क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है मतलब क्वाड के थ्रू। तो ये आपका रीजनल स्टेबिलिटी पॉइंट इसमें आप डाल सकते हैं, और मेराइन सिक्योरिटी है, डिजास्टर रिस्पांस एंड ह्यूमैनिटेरियन एड है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। डिस्कस अबाउट द सॉफ्ट पावर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे तो लगातार ये एग्जाम में बना हुआ है, आई थिंक पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सॉफ्ट पावर जो है, भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसमें वो कैसे एट्रीब्यूट कर रहा है फॉरेन पॉलिसी में। तो आपको पता है कल्चरल डिप्लोमेसी, जैसे आपको पता है कि इंडिया की कॉल के ऊपर इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया। और एजुकेशन एंड नॉलेज हब अगर भारत बने, और हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ हम फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप लेके उनको इंडिया, वो बच्चे एजुकेशन के लिए आए। इकोनॉमिक ऑपरेशन है, ये भी पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं। और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स है, और इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप बना सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर ये रिच हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे ये हिमाचल से लिया गया है। डिस्क्राइब व्हाई इन हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स टू प्रीडोमिनेंट कास्ट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल वेयर एज रोल ऑफ ओबीसी एंड एस सी एस टीज रिमेन वेरी मार्जिनल। सो ऐसे क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे तो अब ये इस साल के पेपर में आपको अचानक एक शिफ्ट मिल रहा है। हिमाचल जीके वाले क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे सवाल एग्जाम में आते थे, लेकिन यहाँ भी अब क्वेश्चन जो है वो सीधा नहीं है, मतलब आपको इन डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मतलब ये पेपर ऐसा पेपर नहीं है कि बिल्कुल आप उठ के चले जाएं उसको अटेम्प्ट कर लें। एक मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक वेल प्रिपरेशन, एक आंसर राइटिंग, एक स्ट्रक्चरल थॉट प्रोसेस, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपकी तैयारी में होने जरूरी है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो कास्ट, दो कास्टों का ही डोमिनेंस है, जो प्री डोमिनेंट कास्ट है, मतलब जिसमें कि अपर कास्ट की बात इसमें हो रही है, ब्राह्मण और राजपूतों की बात हो रही है। वेयर एज द रोल ऑफ ओबीसीज एंड एस सी एस टीज रिमेन वेरी मार्जिनल। तो ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला के है। और ये मुझे लगता है कि ऐसे भी कहीं ना कहीं, मतलब जैसे इंग्लिश में भी ऐसे लिखने को आता है, हिंदी में भी ऐसे लिखने को आता है, और एसए का पेपर तो अलग होता ही है उसमें भी आ सकता है। तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब क्यों जो डोमिनेंस है अपर कास्ट का हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और ओबीसी एससी और एसटी का जो रोल है ये बड़ा मार्जिनल है। तो सीधा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि जिस कम्युनिटी की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका उतना ही रिप्रेजेंटेशन होगा, जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा उसकी सरकार होगी, या मतलब वो
सरकार में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन का क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है? एक तो हिस्टोरिकल लेगेसी है। आपको पता है कि लेगेसी क्या है, कि मेडिवल हिस्ट्री में भी या प्री इंडिपेंडेंस जो हमारा एरा था, तो जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन था, उसमें जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास हमारी फ्यूडल क्लास जो थी, यानी कि जो राजपूत जो है, उन्होंने हमेशा से वो हमारी रूलिंग क्लास में थे। तो अपर कास्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, इनकी हिस्ट्री ही रूल करने की रही है। तो एक सोसाइटी या एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। आगे बात करेंगे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस की। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस में क्योंकि अब ये जो कुछ अपर कास्ट है, या जो जिसमें इसमें बात की गई है, उन उन कास्ट का पॉलिटिकल जो बेसिकली मोबिलाइजेशन, एक वोट बैंक है, एक एक आपका स्ट्रक्चरल जो एक मतलब सोशल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं उससे भी एक, जो बेनिफिट इससे मिलता है। फिर मार्जिनलाइजेशन ऑफ ओबीसी एंड एस सी एंड एस टी, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं आपकी कम है। अगर हम बात करें डेमोग्राफी की हिमाचल प्रदेश की, तो 5% के आसपास हिमाचल प्रदेश में एसटी हैं, 25% यहाँ के एससी हैं, और ओबीसी का नंबर भी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन, जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा कि रिप्रेजेंटेशन डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन, जिसका जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कुछ पॉइंट इसमें ये भी बनाए जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अब नेक्स्ट, जो 10th क्वेश्चन आपका है, जो कि आपका 8 मार्क्स का था। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो ये निश्चित तौर पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ अगर आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, तो टोटल 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन एचपीजीके से पूछे गए हैं। और मतलब, तो क्वेश्चन जो है वो चाहे एचपीजीके से हो, चाहे पॉलिटी और गवर्नेंस से हो, इंटरनेशनल रिलेशन से हो, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ऐसा नहीं है कि कोई एरिया बिल्कुल आप मिस कर सकते हैं। जब आप तैयारी करते हैं तो सभी एरिया को आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि जो आपका जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, तो आपको पता है कि ई गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश का इनिशिएटिव है। हिमस्वैन जो नेटवर्क है, जिसमें कि वो हमारे हमारे हिमाचल प्रदेश का एक मतलब नेटवर्क है, जिसके द्वारा ई गवर्नेंस जो सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का। और ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको पता है कि जैसे सीएम हेल्पलाइन जैसे इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश में। बाकी सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, और अभी अ, और भी कुछ इसमें प्रोग्राम आगे जोड़ा गए हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट आपके 10 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आपके जो हैं 12 मार्क्स के हैं। और इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 225 वर्ड्स में आपको अपना आंसर सबमिट करना है। यानी कि जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसकी वर्ड लिमिट 150 मार्क्स, 150 वर्ड है। और जो आपके 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, उसकी जो वर्ड लिमिट आपकी 225 मार्क्स की है। आपके लिए छोटी सी एक अनाउंसमेंट है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर HAS 2025-2026, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फाउंडेशन बैच आपका प्री कम मेंस है, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन प्लान है। प्रिलिमिनरी, मेंस और प्लस इंटरव्यू की जो आपकी डिमांड रहती है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हमारा एक फाउंडेशन बैच है। और ये फाउंडेशन बैच हमारा जो अभी इस साल का लास्ट फाउंडेशन बैच होगा, जो कि इसको हम शुरू कर रहे हैं 5 नवंबर से। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, तो हमारे नंबर है 9805291450 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बात करेंगे। डिस्कस हाउ द एजेंडा ऑफ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ कंटेम्परेरी इंडियाज पॉलिटिक्स। तो जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इस साल के पेपर में आपको बहुत सारे करंट मुद्दे से क्वेश्चन है, करंट सारे इशू से क्वेश्चन है। तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन अपने आप में है कि जैसे
कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अभी 2024 में भी अगर हम बात करें तो उस समय भी है। उस समय में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा अपोजिशन पार्टी की तरफ से लगातार ये डिमांड होती रही कि कास्ट सेंसस कराई जाए। कास्ट सेंसस इसलिए कराई जाए कि ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिसका जिसका जितना नंबर उसका उतना रिप्रेजेंटेशन, मतलब बार बार एक, मतलब ये डिबेट रही है भारत में। तो अब ये बताना है कि जो एजेंडा है कास्ट सेंसस वाला, ये कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो पहला, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर कास्ट सेंसस होगी तो रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन मिलेगा। मतलब जिसकी जितनी कास्ट है, जिसका जितना नंबर है, जिस कास्ट का जितना नंबर है, उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्योंकि अगर कास्ट सेंसस का डाटा हमारे पास होगा तो हमारे जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारा टारगेटेड ग्रुप है, हम उस हिसाब से एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। इलेक्टोरल, जो हमारे हमारी स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी जो मतलब इलेक्टोरल स्ट्रैटेजीज है, वो उस हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में अभी भी आगे भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 2025 का जो पेपर होगा उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा। और प्लस जो है, ऐसे में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं आपको 2025 का एग्जामिनेशन हो उसमें ऐसे में दिख जाए, या अभी नायब तहसीलदार का पेपर भी आगे आ सकता है तो उसमें भी आ सकता है। और अलाइड सर्विसेज का जिन्होंने भी मेंस देना है तो उनके लिए भी क्वेश्चन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यू टू करंट एम्फेथाइज ऑन सोशल कंसर्न by political system, directive principle of state policy are gaining precedence over fundamental rights। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो पेपर का स्टैंडर्ड हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल यूपीएससी के बराबर का पेपर बन गया है। तो जो लोग अब, मतलब आपको जो भी तैयारी करनी है, तो इसमें अब यूपीएससी और हिमाचल की प्रिपरेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस अब है नहीं, जिस तरह का पेपर अब जो आ रहा है। तो अब इसमें बात ये है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि डायरेक्टिव डीपीएसपी की पर ज्यादा प्रेफरेंस है एज कंपेयर टू द फंडामेंटल राइट्स। क्यों? आपको पता है कि सोशल जस्टिस की बात करता है डीपीएसपी, ठीक है। क्योंकि डीपीएसपी आपका सोशल और जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। और जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन है उसमें भी अब जो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है डीपीएसपी की। तो ये पॉइंट आप डाल सकते हैं, पर कंपैरेटिवली ये इजियर क्वेश्चन है, टैकल किया जा सकता है। आगे बात करेंगे हम। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 1991। व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस पॉलिसी? सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन यहाँ पता नहीं कैसे पूछ लिया, हालांकि इकोनॉमी से ज़्यादा सूट करने वाला क्वेश्चन है। तो ये जीएस 3 में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वहाँ भी आ सकता है। आपको पता है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 की है, जिससे एक बड़ा शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। एलपीजी मॉडल हमारे देश में आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन की बात इसमें हो रही है। तो इसमें सैलिएंट फीचर्स आपको बताने हैं, तो मतलब क्लियरली पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी कि आपसे पूछा क्या गया है। और सेकंड पार्ट यहाँ है, व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस पॉलिसी? इसके पॉजिटिव आउटकम क्या है? तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो आपको दोनों पार्ट को इक्वली वेटेज देना है। अगर एक पार्ट में को ही कैटर करते हुए आप आंसर लिखेंगे तो मार्क्स जो है वो पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो आपका आंसर भी उसी तरीके से होना चाहिए। इसमें भी कुछ पॉइंट्स को बात कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब क्या? जो लाइसेंसिंग है उसको ईज किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है, सिंगल विंडो सिस्टम है, बहुत कुछ चीज़ें आप इसमें और लिख सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन, आपको पता है कि पहले जो बेसिकली जो आपका पब्लिक सेक्टर का ग्रेटर रोल था हमारी इंडियन इकोनॉमी में, उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए विंडो ओपन कर दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर को भी इनक्रेज किया गया। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसके बाद अब ये ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़े। नॉट ओनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़े, उसके अलावा हमारे एफडीआई, तमाम सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट्स भी भारत में आना या हमने करना शुरू कर दिया।
इसका दूसरा पार्ट ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट है। उस पर बात करेंगे कि क्या इसके आउटकम हुए इस पॉलिसी के। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपका 1991 है, उसके बाद हमारे देश में जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का है, आप देख सकते हैं सोसाइटी में, तो वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसी पॉलिसी के बाद अब काफी बड़ा इम्पैक्ट आपको सोसाइटी में दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एफडीआई हमारा बड़ा है, कंज्यूमर चॉइसेस बड़ी है, वैरायटी ऑफ चॉइसेस होगी कंज्यूमर के पास, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है। तो ये सारे पॉजिटिव आउटकम आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे, इन इंडिया द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत हैज अ हॉरी हिस्ट्री, दाउ इट्स ट्रूली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन, एलेबोरेट द स्टेटमेंट। देखो, अब यहाँ रोल ऑफ पंचायती राज को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको यहाँ से। और कि जो पंचायती राज है उसकी हॉरी हिस्ट्री मींस कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट, बहुत तमाम सारी चीजें। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बेसिकली, अब आगे इसका सेकंड पार्ट क्या है, इट्स ट्रूली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ रिसेंट ओरिजिन। तो डेमोक्रेटिक मतलब ये क्वेश्चन आपको ये बताना है कि पंचायती राज का जो लूपहोल है, जो मतलब इसकी हॉरी हिस्ट्री रही है, वहां से स्टार्ट करके आपको ये बताना है कि पंचायती राज अब जो है किस तरह से अब आगे कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस, हाउ डिफरेंट डिफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हाट डज व्हाट रोल डज सिविल सोसाइटी प्ले इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा क्वेश्चन जो अब अपने आप में है, ये क्वेश्चन भी जो आपसे पूछा गया है, ये गवर्नेंस से लेकर क्वेश्चन है। और बिल्कुल यूपीएससी की लाइन आपको दिखाई देगी, जहाँ एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे दो चीजें, सीधा आपको गवर्नेंस के बारे में बताना है और ये गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंस है और इसमें सिविल सोसाइटी का रोल कैसे है। तो जब भी इस आंसर को टैकल करेंगे, इज अ कंपैरेटिवली इजी आंसर। तो इसमें तीनों ही जो सेगमेंट आपके क्वेश्चन के, इसको इन बातों को आपको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ 4 डिफेंस पैक्ट साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये थोड़ा सा करंट चीजें हैं कि कौन कौन से डिफेंस के पैक्ट हुए हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब जो तैयारी नेक्स्ट जिनको भी आगे एग्जाम में बैठना है 25 और 26 में, तो इम्पोर्टेंट है कि जो करंट है, करंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 17 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका फॉरेन पॉलिसी से लेकर है। 18 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से, डिस्कस अबाउट द जर्नी ऑफ हिमाचल टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो यहाँ आपको पूरी हिमाचल प्रदेश की जर्नी जो है, डेमोक्रेटिक स्टेट मींस बेसिकली जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला, तो ये जर्नी जो हिमाचल प्रदेश की 1948, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948 से लेकर जो 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश की जो जर्नी रही है, वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। और आपको पता है कि इस पूरी जर्नी में जो डेमोक्रेटिक जर्नी है, डेमोक्रेटिक स्टेट की जर्नी हिमाचल प्रदेश की है, उसमें पहले फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल है, उसके बाद आपका चीफ कमिश्नरी प्रोविंस है, पार्ट सी स्टेट है, यूनियन टेरेटरी है, उसके बाद स्टेटहुड को लेकर एक लंबी बैटल है। वो सारे पॉइंट इसमें आपको डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पैटर्न इन द अपर एंड लोअर रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी एचपीजीके से क्वेश्चन है और एक अलग तरह अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है एग्जाम में, पर लेकिन अलग तरीके से है कि अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की पॉलिटिक्स, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, उसको आप डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ भी यही है कि पॉलिटिकल पैटर्न क्या है अपर और लोअर जो रीजन हिमाचल प्रदेश के, अपर रीजन मतलब विच इज डोमिनेटेड बाय शिमला, लोअर रीजन विच इज डोमिनेटेड बाय कांगड़ा। तो पॉलिटिकल, अब इसमें आपको पैटर्न बताने हैं। तो ये मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है कि जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, और एक गुड क्वेश्चन है जिसको आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इन हिमाचल प्रदेश ऑटोनॉमी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन द
post 74th Constitutional Amendment Act era is a more hawk comment on. तो ये पंचायती राज से ही क्वेश्चन है, लोकल बॉडी गवर्नेंस से क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन कंटेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो क्वेश्चन ये आपसे ये रिक्वायरमेंट कर रहा है कि जो 74th अमेंडमेंट है 1992 का, जिसके द्वारा जो अर्बन बॉडीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, उसके बावजूद भी जो ये अर्बन बॉडी हिमाचल प्रदेश की है एक मोर हॉक्स है, मतलब प्रैक्टिकली जो है डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, जो लोकल बॉडी है अर्बन लोकल बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उस बारे में आपको बताना है ऐसा क्यों। लिमिटेड पावर है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो जब भी आपको आंसर करना है, और कैपेसिटी इश्यूज है, तो जब भी आपको आंसर करना है तो आपके आंसर में एक वेटेज होना चाहिए, आपके पास अपने पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉइंट फॉर्म में अपना आंसर लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ये था जीएस पेपर 2। और इसमें हमने जनरली सिर्फ पैटर्न और ट्रेंड को समझने की कोशिश की कि कैसा पेपर आ रहा है और कैसे पेपर आगे आने की संभावना हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी अब जो नेक्स्ट पेपर 2025 और 2026 में जो भी होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको करंट इश्यूज के साथ जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो है इंक्लाइंड हो रहा है यूपीएससी के पैटर्न पे। उस तरह से ही तैयारी करने की आवश्यकता होगी। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।